बजे डीडी नेशनल पर। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और क़वानीन को जानने की। आज की इस पेशकश में हम तीनों नए क़वानीन पर गुफ्तगू करेंगे। 1 जुलाई 2024 से मुल्क में 3 नए फ़ौजदारी क़वानीन नाफिज हो गए। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली। इस तब्दीली का मकसद ये था कि जो हमारा निज़ाम है उसको सज़ा देने के मॉडल से हटकर इंसाफ मुहैया करने के मॉडल की तरफ ले जाया जाए और निज़ाम को मौजूदा माशरती, टेक्नोलॉजिकल और क़ानूनी चैलेंजेस के मुताबिक ढाला जाए। इन क़वानीन में विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पर ज़ोर दिया गया। इन्हें नाफिज हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब ज़रूरत इस बात की है कि इन तीनों क़वानीन के असरात पर गुफ्तगू की जाए। उनके जो असरात हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे पुलिसिंग सिस्टम पर नाफिज हो रहे हैं, मुरतब हो रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। अगर आपके मन में आज के मौजू से मुतालिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर नंबर दोहरा देता हूँ 1800113060। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक़ मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जनाब प्रोफेसर अफजल वानी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस प्रोग्राम में। अफजल सर, आपका कानून के अगर हम पढ़ाई की बात करें या इसकी तदरीस की बात करते हैं तो एक लंबा तजुर्बा है और ये 3 जो कानून 2024 1 जुलाई से नाफिज हुए, ये एक बड़ी तब्दीली है हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ में। आप इसे कितनी बड़ी तब्दीली के तौर पर देखते हैं और हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे पुलिसिंग के निज़ाम में किस तरह से अब ये कानून जब नाफिज हुए उनके असरात सामने नज़र आ रहे हैं? अगर हम अच्छा एक तज्ज़िया करना चाहते हैं जी और अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं जी, तो मैं चाहूँगा कि इस देश का हर एक नागरिक इन 3 क़वानीन को बहुत अच्छी तरह से समझे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ सरकार ने जब पहली बार कमीशन बनाया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वो 1832 में बना और उसका चेयरमैन लॉर्ड मैकाउले था और उन्होंने ही 1837 में एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसकी बुनियाद पे बहुत डिस्कशंस के बाद 1860 में इंडियन पीनल कोड वजूद में आया जी। इस पस मंज़र के साथ उस 1860 वाले पीनल कोड में वक्त के साथ कुछ तब्दीलियां आती रहीं, लेकिन वही आज़ादी के बाद भी चलता रहा जी। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी हकीकत का जायज़ा लेना चाहिए। वो ये है कि 1820 में ही एक अच्छे फ़िलासफ़र, सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का, ऑगस्ट कॉम्ट जी, उन्होंने सोशल स्टडीज़ का एक नया चैप्टर खोला। आज के दिन में हम वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट देखते हैं जी। उसमें ख़ास बात जो आई वो ये है कि कोई भी सोसाइटी जमूद के साथ नहीं रहती है, स्टैटिक नहीं रहती है जी। उसमें एक डायनामिज़म होता है, डायनामिक्स है, चेंज
होता रहता है। तो ये चेंज कितना ज़रूरी था जो इस वक्त हमारे लिए? अगर ये बात है तो जो बात शुरू की गई 1837 में उस ड्राफ्ट से, और वही आज तक बुनियाद चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, तो सीधी सी बात है ये सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं रहेगा। जबकि इंडिया 1947 से पहले एक फॉरेन रूल के अंडर था, सिटीज़न फॉरेन रूल के अंडर रहता था, तो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि वो तो अब एक नया सिस्टम चाहेगा जो दंड की बुनियाद पे न हो बल्कि न्याय की बुनियाद पे हो। जी, इस पर मैं चाहूँगा कि आप और रोशनी डालें, क्योंकि इसका समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ हम दंड संहिता की बात करते थे, अब न्याय संहिता, क्या इस लफ्ज़ के बदलने का फ़र्क उस इंसान पर पड़ेगा जो इंसाफ के लिए, जो इंसाफ की जद्दोजहद में आगे बढ़ता है और अदालती निज़ाम का रुख करता है? सीधी सी बात है, जब एक आदमी एक आज़ाद फ़िज़ा में अब आ गया है, वो एक आज़ाद देश में रह रहा है, उस नागरिक के लिए ये प्रिजम्पशन नहीं हो सकता है कि ये अपराधी है, अपराध करने वाला है, और हुकूमत ये सोचे कि हम दंड से इसको रोक लेंगे। जी, उसके बाद ये पूरा जो है थिंकिंग ही बदल जाती है, प्रोसेस ही बदल जाता है। तो जो सिटीज़न होता है या कोई आदमी ऐसे देश में रहता है, ये माना जाता है कि वो अब एक ड्यूटीफुल रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। जी, और वो सारे काम कानून के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करता रहेगा। उनको बेसिक लॉ ने राइट्स दे दिए हैं, ड्यूटीज़ भी दे दिए हैं, तो प्रिजम्पशन यही है कि वो उन्हीं के मुताबिक चलेगा। और जो मैं बात पहले कह रहा था कि जिस तरह पहले क्राइम को समझा जाता था कि ये ज़बरदस्ती किसी ने किया, लेकिन आजकल जो बाद में जो आइडियाज़ आए कि इसके कई फैक्टर्स होते हैं। जी, किसी वजह से कोई जुर्म करता है तो उस सिचुएशन को देखना ज़रूरी है, तो उसमें दंड की जगह तो न्याय का आना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या एक्ट किया, कैसे किया, क्या मोटिवेशंस थे, क्या इंसेंटिव्स थे, क्या कंपल्शंस थे, क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल, उनको तो देखना पड़ेगा। और अगर हम एक अपराध को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ जस्टिस का ही जो है वर्ड आ जाएगा, जस्टिस का ही कंसेप्ट आ जाएगा, न कि प्रिजम्पशन होगा कि ये पीनल है और इनको सज़ा ज़रूर देनी है। ये तो हमने लफ्ज़ पर बात की अफजल जी। अभी मैं ये भी समझना चाहूँगा ताकि हमारे व्यूवर्स भी इसको समझ सकें कि पहले इन कवानीन से पहले हमारी अदालतों में क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ पेश आ रही थी जिनको इन कवानीन के ज़रिए दूर करने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल एविडेंस की बात करते हैं, फॉरेंसिक जाँच की बात करते हैं, उस पर भी मैं चाहूँगा आप ज़रूर रोशनी डालें। अब जो मैं अभी बात कर रहा था उसके कंटिन्यूएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा माइंड सेट पहले की तरह ही रहे तो उसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि लाखों लोग जेलों में हैं और अंडर ट्रायल हैं, कई जगह पे कस्टोडियल डेथ्स हो जाती हैं। तो वो माइंडसेट जो है वो बदलना ज़रूरी था ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में जो लोग काम करते हैं उनमें ये आए कि हमें इंसाफ करना है, हमें न्याय देना है। अदालतों पर भी बर्डन मानते हैं कि बहुत ज़्यादा था, जैसे आपने कि अंडर ट्रायल बहुत सारे लोग थे। हाँ, और इसमें भी जो अदालतों पे और भी बोझ ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड होगा, लेकिन सोचने की नहज जो है वो बदलनी चाहिए, अंदाज़ बदलना चाहिए। तो सिस्टम में वो जो तब्दीलियां हैं वो फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आ जाती हैं, क्योंकि वो बदलने के लिए लोगों को की भी सोच बदलनी है, जो लोग काम कर रहे हैं इन एजेंसीज़ में उनका भी बदलना है, और जो सिस्टम्स वर्क अब कर रहे हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद
इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत चैलेंजेस आए हैं इंडियन सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और आगे एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं, और माइंडसेट भी बदल रहा है, एटीट्यूड्स बदल रहे हैं, क्राइम का सिनेरियो टोटली बदल रहा है। अब उन बदलावों को देखते हुए, उन तमाम तब्दीलियों का जिनका आपने जिक्र किया, उन तमाम तब्दीलियों, उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए उनके सामने किस तरह से कानून जो हैं उनको खड़ा किया गया ताकि वो जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो कानूनी हो या माशरती हो या टेक्नोलॉजिकल हो, वो जो चैलेंजेस हैं वो कहीं कानून के मरहले में या अदालती मरहले में रुकावट पैदा ना करें। कानून किस तरह से तैयार किए गए और कैसे वो 1 साल के अंदर अपना असर दिखा रहे हैं? ये जो है, पहले मैं ये कहना चाहूँ कि ये बहुत ही एक अप्रिशिएबल बात है कि इन सारे चैलेंजेस, नई सिचुएशंस को, नई सर्कमस्टेंसेस को, नई रिक्वायरमेंट्स को देख के ये कवानीन नए से बनाए गए और इनमें ऐसी चीज़ें लाई गई जो इस सोसाइटी में, जहाँ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिफरेंट हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स डिफरेंट हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिफरेंट है, बल्कि अब यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है, इसमें ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस एफर्ट को। अच्छा, और इसको एक प्रोसेस समझ के हमें ये देखना है कि हर कोई नागरिक इस डायरेक्शन में, इस प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में हैं और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ में हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग और एथिकल एस्पेक्ट वो बड़ा स्ट्रांग करना है। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी मेहनत हो रही है और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो नए कवानीन के बारे में जान सकें और ये भी जान सकें कि किस तरह की अब तब्दीलियाँ सामने आने लगी हैं। अगर हम FIR से ही आगाज़ करें अफजल सर, कि सबसे पहले एक मरहला होता है FIR, जो लोगों को लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इन कवानीन ने कितना FIR के प्रोसेस को भी आसान किया है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तब तक कोई किसी मामले के ऊपर कोई कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं होता। तो FIR से लेकर के आगे के अमल जो हैं वो कितने आसान इसके अंदर किए गए हैं? देखिए, हम पहले बहुत परेशान थे, बेटियां हैं, बहनें हैं और लोग हैं, वो बहुत असुरक्षित फील कर रही थी। अब किसी भी लोकेलिटी में वो पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, किसी और पे चल रहे हैं और उनके साथ किसी किस्म के भी ज़्यादती का हो जाता है, इवन इफ माइल्ड, तो वो तो उसी जगह किसी पुलिस स्टेशन में एक या ऑनलाइन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं जो है कि उनके साथ ये हो रहा है। तो FIR जो शुरुआत होती हैं इसके, मैं इससे यही कहूँगा, जो न्याय का सिस्टम है जी, ये तो शुरू ही इसी से हो जाता है। तो इसके लिए अब आपको कहीं ख़ास जगह पे नहीं पहुँचना है, आप कहीं से भी अब अपना जो है ये रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये यानी इसको हम कहते हैं कि जस्टिस को आपके पास लाया गया है, बल्कि आपको जस्टिस के लिए कहीं जाना नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि एक जूरिस्ट थे, इंग्लिश जूरिस्ट, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन यहाँ कंपनी के ऑफिसर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। जब रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ लंदन में किसी फंक्शन में थे, तो उनसे पूछा गया कि इंडियन जुडिशल सिस्टम और वहाँ के जुडिशल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो उनने कहा कि वहाँ जो है ना, जस्टिस के पास जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और उधर उनके यहाँ लंदन में जस्टिस डोर स्टेप पे अवेलेबल है। तो ये जो FIR के बारे में जो नए प्रोविजंस लाए गए, जो बदलाव लाया गया, इससे जस्टिस को डोर स्टेप पे लाने की एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि इसमें अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है, हमें मालूम है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या और हैं, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है और वो उतना ही कर सकते हैं जितना अदरवाइज पॉसिबल है। मैं कहूँगा कि इस अवेयरनेस में आज के दिन में करीब 3000 लॉ कॉलेज हैं इंडिया में और वो फैले हुए हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए कि इनकी अवेयरनेस के लिए जो लीगल एड सेंटर्स हैं इन लॉ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, उनके साथ टाई अप होने चाहिए, बल्कि उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि उन्होंने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम किए। यानी अवेयरनेस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये अवेयरनेस जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो है वो भी पहुंचनी चाहिए। हाँ। और जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं नए कवानीन के ऊपर, तो हमने ये भी देखा अफजल सर उसमें कि हमने टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसको भी जगह दी गई है। जहां हमने डिजिटल एविडेंस की बात की तो उसको एक हमने ऑफिशियल रिकग्निशन जो उसको नहीं मिला था पहले कभी, इन कवानीन के जरिए देने की कोशिश की गई। तो कितना ज़रूरी आप समझते थे कि इन चीज़ों का होना बहुत लाजमी था किसी भी जांच के लिए, किसी भी तफ्तीश के लिए और कानूनी अमल को आसान बनाने के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बल्कि मैं फिर से ये कहूँगा कि डिजिटल और ये डिफरेंट जो मीडिया की एजेंसीज़ हैं उनसे ये तो बहुत ज़्यादा अपना काम इस डायरेक्शन में करें, लेकिन जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ वो पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट हो सकता है लोकेलिटीज़ में जाके, बल्कि उसका इवैल्यूएशन भी करें। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उनको देख के वो पीपल टू पीपल, मैन टू मैन, स्टूडेंट टू सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनसे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और उन्हें उस बारे में सिंपल लैंग्वेज में लिटरेचर भी डेवलप करना चाहिए, कुछ वीडियोस भी डेवलप करनी चाहिए, जिसमें से ये इतनी अवेयरनेस हो कि वो लोग जो हैं जिनको भी कहीं भी एफआईआर की ज़रूरत है या किसी भी किस्म का ट्रबल है, कि वो एकदम उसमें बहुत इजी समझ लें इस बात को कि हमें जो है ये फाइल करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे इमीडिएटली मैं एक और बात बताऊँ कि किसी भी ट्रायल में, किसी भी जुर्म को रोकने के लिए कोर्ट में जब फिर ये चलता है तो उसके लिए एविडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी ट्रेन करना चाहिए लोगों को कि वो एक डिजिटल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस वगैरह ऑन स्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। इतना अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ये मुश्किल है कि विटनेस प्रोटेक्शन है, कई लोग आते नहीं हैं सामने, लेकिन ये अवेयरनेस इस कदर होना चाहिए कि वो इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड भी वो डेवलप कर सकते हैं और अपलोड करें जहाँ भी करना हो, ताकि उससे ये होगा कि जो फाउंडेशन होगी उस केस की, उस मैटर की, वो बहुत ही मजबूत होगी। और इसलिए इन कवानीन में जो 3 नए कानून बने, इनमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है, इसके यूटिलाइजेशन के लिए भी और क्राइम को रोकने के लिए भी है, प्रूफ के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है, और बल्कि ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और जो है इसको ट्रायल भी इस तरह से हो सकती है। यानी जो प्रोसीजर और सब्सटेंटिव चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें। आपने स्टूडेंट्स की बात की, आपने उनके डोर टू डोर जाकर के एक दूसरे को अवेयर करने की बात की, लेकिन यही जनरेशन है जो अब डिजिटल हो चुकी है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल्स हैं। और क्या हम इन नए कवानीन से, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने टेक्नोलॉजी को भी के एडवांसमेंट को भी इसमें हमने जगह दी है, क्या हम डिजिटल जस्टिस की तरफ इन तीनों कवानीन के ज़रिए बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली। एक तो ये पहले जो जिस तरह से सोचा जाता था, अब हमें ये अप्रिशिएट करना कि ये नई सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही साल हुआ तो अभी हम इनका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं वर्किंग का, इफ़ेक्टिवनेस का।
लेकिन मेरा मानना वो है, आई एग्री विद देम, बट एट द सेम टाइम कि डिजिटल एज में 1 साल बहुत होता है टाइम। हाँ, इसमें हमें देखना है कि लॉ एज सच तो बहुत अच्छा बन गया, हमारी तरफ से कहाँ कहाँ कमी रही, जो हमें सिस्टम को या रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना इसकी तरफ, और हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और फैसिलिटीज़, और अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वीमेन वेलफेयर है, चाइल्ड वेलफेयर है, सीनियर सिटीजन्स का है, या जो है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज़ हैं, इनमें कितना कोऑर्डिनेशन आया है। और डिजिटली वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, और वो एक दूसरे का डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लाया जाए तो ये जुडिशरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बन सकता है। और जुडिशरी को और भी चीज़ें चाहें, जैसे इंटरप्रिटेशन की बात है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए उन्हें मटेरियल चाहिए, उनको एनालिसिस के लिए मटेरियल चाहिए, उनको बहुत ही ट्रेंड लॉयर्स चाहिए इस बारे में, कई जैसे एमिकस अपॉइंट किए जाते हैं वो चाहे इन्हें। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि अभी अंडरवे है। शायद कुछ चीज़ों में अभी शुरुआत भी नहीं की गई है, लेकिन ये करना है। लेकिन साथ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी कुछ वो नहीं है, नहीं, मेरा कहना ये है कि जो ही आप एक सही डायरेक्शन में अपने को मोड़ लेते हैं, तो उससे ये कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी जो हमने अपने आप को मोड़ा और 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कवानीन आए, हमने एक सही डायरेक्शन में अपने आप को टर्न किया है, और ये सही डायरेक्शन हमें आगे लेकर के जाएगा। और उस पर ही हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कुछ अभी ऐसी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं जिस पर बातचीत होनी ज़रूरी है, उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऐसे क्राइम थे जो हो तो बड़ी तादाद में रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी तक इस तरह से कैटेगराइज नहीं किया गया था। हमारे नए कवानीन के अंदर उनको भी बाकायदगी से कैटेगराइज किया गया है, और भी जो इससे मुताल्लिक सवाल हैं उन पर हम गुफ्तगू यूं ही जारी रखेंगे। रुकते हैं इस छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम आज की इस पेशकश में जो बातचीत कर रहे हैं, तीनों नए कवानीन के आने के बाद जो हालात हमारे सामने हैं, किस तरह से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर तब्दीली आ रही है। पुलिसिंग के सिस्टम पर भी बात करते हैं। हमारा जो पुलिसिंग का एक निज़ाम है, अफजल सर, जहां हम ये देखते थे कि एक इंसान की FIR दर्ज हो गई है, उसके बाद उसको कुछ पेशरफ्त का पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके अंदर जो एक टाइमलाइन दी गई है, किस तरीके से कितने कितने वक्त में क्या कुछ होना है, वो कितना अहम और ज़रूरी आपको लगता है कि एक आदमी, एक शख्स जिसके साथ कोई वारदात हुई है, वो FIR दर्ज करवा रहा है और उसके बाद में उसके पास वो जो उसमें पेशरफ्त हुई है उसकी भी उसको मालूमात मिले, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, जो टाइम लाइन दिया है ये बहुत ज़रूरी था। टाइम लाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास बहुत कम समय होना चाहिए और जस्टिस जल्दी हो जाए। इसमें कई एंगल होते हैं। अगर 90 डेज़ का टाइम दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये इस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत ही फूल प्रूफ होगा जी, ताकि ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक सपोर्ट होगा। नहीं कि जल्दी जल्दी में कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लेके जो बाद में प्रोसिक्यूशन के लिए कारामद नहीं होता है और बहुत ही बड़े अपराध में भी एक्विटल्स हो जाते हैं,
तो उसको रोकने के लिए ये एक टाइमलाइन 90 डेज़ का टाइम जो मैक्सिमम फिक्स किया गया वो उस हिसाब से सही है। साथ में जो हमारे यहाँ पुलिस एकेडमीज़ बनी है पूरे कंट्री में और हर स्टेट में, उनमें जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके उनको बहुत ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है। और जो उनमें ह्यूमन रिसोर्स जाता है उनको भी बहुत रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बल्कि पूरी पुलिस एजेंसी को ट्रेन करना चाहिए कि कंट्री जो आपसे चाहती है ये किसी अपराधी की हैट्रेड नहीं चाहती है, नफ़रत नहीं चाहती है, ये इंसाफ चाहती है। इसलिए आप ये टाइम ले लीजिए और जेन्युइनली ले लीजिए और आप जल्दी में कन्फेशंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर लीजिए, बल्कि आप टेक्नोलॉजी और दूसरे किस्म के तरीके इस्तेमाल करके आप बातों को जमा कर लीजिए जो हकाइक हैं और उनको पेश कर लीजिए। फिर उसके बाद जो चार्जशीट के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया है वो भी जेन्युइन है, क्योंकि उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि किसी की में ज़रूरत ही नहीं है आगे बढ़ने की, उसी जगह पे क्लोज़ किया जाए और उसको एक्सपंज किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है केसेस बढ़ाने की। और फिर वहाँ आगे दे दिया जब आर्ग्यूमेंट्स हों तो फिर उसके बाद जो है जजमेंट को डिक्लेयर करने में जो है 45 डेज़ या कितने दिन हैं उससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है बल्कि ये हकीकत मैं समझता हूँ कि ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि अच्छी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल एनफोर्समेंट एजेंसीज और बहुत ही डिलिजेंट जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बार भी इस बारे में बहुत ही जो है सोसाइटी फ्रेंडली हो और इस तरह से ये उम्मीद है कि ये जो टाइमलाइन है इससे यहाँ के लोगों को, जो हम वहाँ बात कर रहे हैं कि यानी इंसाफ की फराहमी की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे अगर हम टाइमलाइन हो गया हमारे पास तो। और न्याय का है ना, हम उसको ले रहे हैं कि हमने बदल दिया इसको पीनल टू जस्टिस, पीनल से दंड से न्याय का जो कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तय मुद्दत के अंदर वो जो इंसाफ है उसको पहुंचाने की बात इसके अंदर कही गई है और कोशिश की जा रही है। और यहाँ कुछ चीज़ें और भी समझने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि नए दौर में कुछ नए जराइम भी देखे गए, जिसके अंदर हमने मॉब लिंचिंग के वाक़यात देखे, जिसके अंदर हमने देखा कि कई सारे लोग मिलकर के जराइम को अंजाम दे रहे थे। तो किस तरह अफजल सर नए तरह के क्राइम को कैटेगराइज किया गया और उनको जुर्म के दायरे में लाया गया? मैं ख़ास तौर से मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता हूँ। अब चूँकि ये सोसाइटी जब बदल गई और इसमें मैंने पहले बताया इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं, क्योंकि नया ओरिएंटेशन है सोसाइटी का, कुछ टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट भी किया। जबकि हम इसको कहेंगे कि गैंग का कल्चर वो डेवलप होने लगा, तो उसको देख के बल्कि वो नेशनल लेवल तक नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल तक वो फैल गया। और लोग जो हैं, और फास्ट इतना है, इकोनॉमी इतना बदल रही है कि लोग जल्दी रिच भी होना चाहते हैं। तो इस तरह से एक ये गैंग कल्चर जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेवलप हो गया, उसके लिए ज़रूरी था कि अब ये फॉर्मली इसमें जो है पीनल लॉज में आना चाहिए, क्रिमिनल लॉ में आना चाहिए। अब इसको इनडायरेक्टली हम ट्रेडिशनल जो लॉज थे उसमें कई चीज़ों को मिला के फिर ये ऑफेंस बन जाता नहीं, ये काफ़ी ज़रूरी था कि हम इसको डायरेक्टली एक ऑफेंस डिक्लेयर करें और इसकी तरफ ध्यान भी जाए। ये देखिए, लॉ जो होता है ना, लॉ जब बना इसका मतलब ये नहीं आज लॉ बना और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं। लॉ एक गाइडेंस भी होता है, सिंबॉलिक वैल्यू होता है इसका। जब किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो लोगों को ये समझना है, ये पब्लिसाइज किया जाता है कि ये चीज़ अब जो है इस परव्यू में आ गई, ये ऑफेंस है। और ये सोच जब पैदा हो जाती है
तो लोग उस दिशा में देख के और जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज होते हैं वो उस डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। और ये बहुत ज़रूरी बन गया था कि अभी फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं और मर्डर्स हैं, कई किस्म की चीज़ें हैं, जराइम हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उस परव्यू में आ रही हैं। जी, तो उसके लिए उनको बाकायदा कैटेगराइज कर दिया गया। हाँ, इसलिए जो है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था, उसको काफ़ी समझने की ज़रूरत है और लोगों को भी इसमें कोऑपरेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं कहूँगा इसके लिए, इन अपराधों को रोकने के लिए और उनमें ट्रायल को अच्छा बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है सोसाइटी के लिए और एक्सेस के लिए जो एविडेंस का, उसके लिए स्टेट एजेंसीज़ को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो तमाम एजेंसीज़ को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी तक हमने इस कानून पर जो गुफ्तगू की उसके अंदर आपने भी ये जाना होगा किस तरह से नए क़वानीन से सोच भी बदल रही है और उसके साथ साथ पूरे निज़ाम के अंदर तब्दीली की जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। अब यहाँ हम एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुल्ज़िमान होते हैं, जिनको किसी भी मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है, नए क़वानीन ने उनको किस तरह से राहत दी है। और इसके अलावा और भी कुछ अहम सवाल हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में आपका, जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं तीनों नए क़वानीन की और उनके हमारी अदालतों पर पड़ने वाले असरात की। अब इस कानून के तहत जो एक अहम मरहला होता है, अभी तक हमने बात की उन लोगों की जिनके साथ कोई हादसा या कोई वाक़या होता है और उसके बाद वो FIR दर्ज कराते हैं और इंसाफ के हुसूल के लिए अदालती निज़ाम का सहारा लेते हैं। और ऐसे ही अगर कोई मुल्ज़िम उसके अंदर अगर ऐसे मामलात में फंस गया है तो इन नए क़वानीन ने उनके लिए किस तरह से बेहतरी के रास्ते उनको दिए हैं, आसानियां पैदा की हैं। मैं चाहूँगा अफजल सर आप उस पर भी रोशनी डालें कि वो जो मुल्ज़िमान हैं जो अक्सर फंस जाते हैं किस मामलात में, उनके लिए कैसी आसानियाँ नए क़वानीन में पैदा की गई हैं। देखिए, यहाँ भी जब हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा का वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि हम उसको मुजरिम को एज मुजरिम ही नहीं लेते हैं। जो अरेस्ट हो गया, जो जेल में है, तो उसकी सुरक्षा का ये लॉ बन रहा है कि उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो। पहले वो नागरिक है, तो नागरिक और सुरक्षा ये दो वर्ड जब इस्तेमाल आए, पहले CRPC कहते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब जो है नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स रेजीम है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कंट्री में, बाहर, तो उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फेयर ट्रायल के। तो फेयर ट्रायल के जितने भी असूल हैं, इसमें कोशिश की गई है कि ये सारे इस प्रोसीजर में आ जाएं, जो ट्रायल हो जाए या जो अरेस्ट कोई हो जाए, जैसे मालूम होना चाहिए मैं क्यों अरेस्ट हो गया। और ये जो टाइमलाइन में कह रहा था, ये भी एक जो है उसके लिए एक एश्योरेंस है कि आपको इस पीरियड में ये काम फिनिश किया जाएगा। और जो एडजर्नमेंट्स हो जाते थे वो नहीं हो जाएंगे।
साथ में सिर्फ इंतजार ही नहीं है, हाँ, उसके लिए देखा जाए तो अब टाइम जो है वो तय किया और गया है। साथ में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। सारी चीज़ें जैसे पहले अलग अलग जजमेंट्स में और चीज़ों में बातें थी, वो अब एक ही बहुत ही अच्छे अंदाज में इसी लॉ में इनकॉर्पोरेट की गई हैं कि जो भी इसमें एक्यूज्ड है या कोई रॉन्गफुली उसमें अरेस्ट हो गया है, उसके लिए ये सिक्योरिटी के कई चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसमें जो मैं कह रहा था एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन, जी, इसमें लीगल एड का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, उसकी एक्सेस और उसमें कोऑर्डिनेट करना, जो लीगल एड अथॉरिटीज़ हैं उनका बिल्कुल कांटेक्ट होना चाहिए अरेस्टेड पीपल से जो अंडर ट्रायल्स हैं। क्या वही कांटेक्ट करेंगे या जो अंडर ट्रायल है वो खुद भी कांटेक्ट कर सकता है उनसे? वो तो पहले ही तो उन्हें ये जब उन्हें बताया जाता है कि आप क्यों अरेस्ट हो गए, उन्हें साथ में ये भी कहना है कि हमें इन्फॉर्म किसको करना है, और साथ में ये देखना है कि वो एंटाइटल्ड अगर है लीगल एड का, उसे ये भी बताना है। और वो खुद भी कह सकता है कि मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ कि अपना केस लड़ना, इसलिए मुझे लीगल एड प्रोवाइड कर लीजिए। जी, यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझे तो उनको एक फ्री वकील मिल जाता है, बिल्कुल, वकील, और उसमें उनको कोर्ट फीस भी नहीं देनी होती। हाँ, बिल्कुल नहीं। इस तरह के हमें समझने की ज़रूरत है फ्री लीगल एड की जब हम बात करते हैं। अफजल वानी जी, एक मसला और सामने आता था हमारी अदालतों के कि अगर किसी मामले के अंदर मुल्जिम जो है वो गायब है, भगोड़ा है, और वो आता ही नहीं है, वो पेश नहीं हो पाता, उसकी कोई ख़बर नहीं है, तो उन मुकदमात के अंदर बहुत सारे जो ऐसे होते थे वो मुकदमात बंद हो जाते थे। लेकिन अब इन नए कवानीन के बाद किस तरह से राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो ऐसे मामलात में भी इंसाफ चाहते हैं, और अगर मुल्जिम भागा हुआ है तो वो तब भी चाहते हैं कि ट्रायल चले और उसकी सज़ा तय की जाए। देखिए, ये जो भगोड़े होते थे, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी का एक बहुत ही ख़राब तरीका था, क्योंकि कई लोगों को ये भी था कि अब छुपा दिया जाए, भाग जाए, कहीं दिखाई न दे, तो कोई भी मुल्ज़िम फिर बच जाता था। जो मतलब जो इंटरेस्टेड होता था उसमें कई लोग होते थे, क्योंकि कई लोग क्राइम कराते भी हैं, वो होता था। अब जो है कि अब हम टेक्नोलॉजी के उस एरा में रह रहे हैं कि हम किसी को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं, और कहीं भी एक्सेस की जा सकती है। तो एक तो वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लेके हम किसी को भागने नहीं देंगे। दूसरा ये है कि जो बहाना बन जाता था ट्रायल बंद करने का, वो भी बंद हो जाएगा, और जो न्याय का हमारा टारगेट है वो हमें हासिल करने में बहुत ही अच्छी कामयाबी हो सकती है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है कि ये नहीं हो सकता है कि कोई छुप जाए और क्राइम करके वो फ्री भी रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो किया गया, बल्कि हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे थे, किसी से किसी ग्रुप ने क्राइम करा दिया और फिर उसको छुपा भी दिया और फिर उसको भगोड़ा डिक्लेयर करके केस बंद भी करा दिया, तो कितना नाइंसाफ़ी थी उसमें। इसलिए वो अलाउ नहीं करना चाहे। अब ट्रायल चलता रहेगा और सज़ा भी डिक्लेयर की जाएगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक अच्छा बदलाव है। बल्कि इसका रिक्वायरमेंट था, और बल्कि जो अभी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, इनमें इस किस्म का ज़्यादा वो है, क्योंकि यहाँ कई कॉर्नर्स ऐसे होते हैं इन स्टेट्स में, इन कंट्रीज़ में, कि वहाँ कहीं नाम बदल दिया, कहीं रूप बदल दिया, कहीं, और कई लोग ये भी करेंगे कि संत का रूप भी। अभी हम एक कॉल के लिए रुकते हैं, एक कॉल आ रही है और उसके बाद उनका पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे ये तो BMS है, इसमें ये है जिसमें भी जस्टिस डिलीवरी के लिए बनाया जाए, तो क्या अब तक जो पेंडिंग केसेस इतने सारे हैं, इसमें कोई ऐसा रिपोर्ट देखने को मिला है, कोई रिपोर्ट
कोड की वजह से काफी रिफॉर्म हुआ है। इस सवाल को बराए करम दोबारा पूछ लें, क्योंकि पूरा सवाल मैं नहीं सुन पाया हूं आपका, तो बराए करम एक बार आप दोबारा सवाल पूछ लें। फास्टर डिलीवरी, तो मुझे ये जानना है अब तक क्या कोई रिकॉर्ड है कि इसकी वजह से जो पेंडिंग केसेस हैं वो कम हुए हैं? पेंडेंसी की बात पूछना चाहती हैं ये अफजल सर कि अब तक क्या कोई इस तरह से रिकॉर्ड है कि पेंडेंसी हमारे यहाँ कुछ कम हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है इन कवानीन को नाफिज हुए और अभी नए कवानीन के तहत जो मामला दर्ज हुए हैं वो भी उनकी तादाद भी बहुत कम है। तो किस तरह से हम आंकड़े अभी निकाल सकते हैं, कोई रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? ये सवाल तो मेरे ख्याल में हर नागरिक के मन में है। तो इसमें जो मैं बातें कह रहा था कि सिस्टम को गियर अप करना और चीज़ें, अभी एक रिपोर्ट आई थी चंडीगढ़ से कि चंडीगढ़ में 91% जो है रिज़ल्ट्स आए हैं डिस्पोजल ऑफ केसेस के, और उन्होंने वहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स को ट्रेन किया है, पुलिस को ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। बल्कि यहाँ मैं इमीडिएटली एक बात बता दूँ कि जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टोरेट्स हैं कंट्री में इस वक्त 28 स्टेट्स में हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज में है। मेरा मानना है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उनमें ना जोन वाइज प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहें ताकि वो कॉग्निजेंस ले सकें। और जो चंडीगढ़ की ये मिसाल आई है कि वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिव उन्होंने किया है, तो ये और स्टेट्स में भी करना चाहिए। और बल्कि जस्टिस को एक इसेंशियल सर्विस तो है ही, बल्कि इतना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस लेके इसकी तरफ और तवज्जो देनी चाहिए, कुछ फंड्स डाइवर्ट करने चाहें ताकि एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिस्टम जो बना, जो नए लॉज आए, इनकी डिमांड है, लोगों को अपना मन इसके साथ जोड़ के यही डिमांड आनी चाहिए, यही चाहत आनी चाहिए कि सिस्टम को और डेवलप किया जाए। और हम इस हद तक जा सकते हैं कि हम पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हैं उसको बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। और जो जिस तरह से आपने एक चंडीगढ़ की बात की है, ये मुझे लगता है कि मोहतरमा ने जो सवाल पूछा उनका जवाब भी इसमें उनको मिल गया होगा कि इस तरह के अब हमारे पास रिसर्च क्या हमारी आ रही हैं स्टडीज़ कि किस तरह से अब मामले तेज़ी से डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं और हम किस तेज़ी के साथ मामलात को हल करने की जानिब बढ़ चुके हैं और उम्मीद है इससे पेंडेंसी भी कम होगी। यहाँ एक प्रोग्राम के आखिरी मरहले में एक सवाल अफजल वानी जी से और पूछना चाहूँगा कि हमने नए कवानीन के अंदर एक लफ्ज़ और सुना, कम्युनिटी सर्विस। ये पहले कोई हमारे यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं था, लेकिन अब ये कम्युनिटी सर्विस का जो एक नाम सामने आया है, कितना अहम हो जाता है कम्युनिटी सर्विस और नए कवानीन के अंदर इसको शामिल करना क्या मैसेज देता है सोसाइटी के लिए? हाँ, ये जो कम्युनिटी सर्विस का है, मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन कल्चर है ये बहुत रिच है, इसको स्टडी नहीं करते हैं लोग। आप अगर पिछले 5000 की हिस्ट्री देखेंगे, इसमें कई लोग होंगे जो जब भी कोई उनसे कोई गलती होती थी, कोई लग़्ज़िश होती थी, वो अपने आप को सुधारने के लिए कोई ऐसा काम करवाते थे, कभी दान कराते, कभी किसी से अच्छी बात करते, कभी किसी की मदद करते, या अपना 2 दिन के लिए खाना छोड़ देते। कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं और ये कम्युनिटी सर्विस से वो अपने आप को ट्रेन करता है, ये सेल्फ रिफॉर्मिंग सिस्टम है। तो अब मैं ये कहूँगा कि इसको फॉर्मलाइज करना बहुत अच्छी बात है और इससे ये फ़ायदा होगा कि एक आदमी जिसको वो अपनी ड्यूटी समझता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो भी होगा और सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और जो कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी आदमी के लिए, किसी सिस्टम के लिए, कामयाबी के लिए, अच्छा
अच्छाई के लिए। तो ये एक कम्युनिटी सर्विस का जो इसमें जोड़ा गया, ये एक सोशल ट्रेनिंग भी हो जाती है और हमारी तहजीब का हिस्सा भी है। हाँ, और ये है ही हमारी तहजीब, भारतीय तहजीब की हम जब बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो वहाँ जहाँ पर दान की बात कही गई, अपनी गलती को सुधारने की बात की गई है, उसके तहत इसको शामिल किया गया। और बिल्कुल सही, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ एक सुधारने के अमल को इस नए कवानीन में जगह दी गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अफजल बानी जी का कि आपने आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से रोशनी डाली। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने नाजरीन के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए क़वानीन पर, नए कानून पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। थैंक यू। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये कानून 2017 में मंजूर हुआ और 29 मई 2018 से नाफिजुल अमल हुआ। इसने पुराने मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की जगह ली। इसका मकसद ज़हनी बीमारी में मुब्तला अफराद के हुकूक और इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये सभी को मुफ्त और मायारी ज़हनी सेहत की सहूलियात फराहम करने की ज़मानत देता है। मरीज को अपने इलाज के तरीक़े के इंतखाब का हक दिया गया है। इसके तहत मरकजी और रियासती सतह पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं। ये कानून यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की बुनियाद पर बनाया गया है।